हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सेट जो एग्जाम हुआ था 11 जनवरी को। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर और नारियल की चटनी है। देखो ये सारी डिशेज है ना जो ज़्यादातर साउथ में पॉपुलर है ये डिश। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना और गुजरात, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, गोवा और केरल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की डिशेज होगी इडली, वड़ा, डोसा, सांभर और नारियल की चटनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति मुंबई महाराष्ट्र से चंडीगढ़, देखो डायरेक्शन ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, अब तक आपको डायरेक्शन याद हो गई होगी। यदि कोई व्यक्ति मुंबई महाराष्ट्र से चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या है, एक यूटी है भारत का केंद्र शासित प्रदेश, तथा सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है। कोई व्यक्ति है वो मुंबई, देखो अगर भारत का मैप हम देखें, भारत के मैप में कौन सी चीज कहाँ पर है मैं याद भी करा चुकी हूँ, पर अगर मैं और अच्छी तरह आपका रिवाइज हो जाएगा अगर आपको याद है, और अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। ये क्या दिया है, व्यक्ति मुंबई महाराष्ट्र, देखो मुंबई महाराष्ट्र यहाँ पर है, यह मुंबई आपकी। मुंबई और महाराष्ट्र से चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ यहाँ पर है, देखो चंडीगढ़ सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है। तो कौन से राज्य से उसे गुजरना नहीं होगा सबसे छोटे रेल मार्ग से, सपोज ये वाला। तो कौन कौन से स्टेट आएंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो यहाँ पर महाराष्ट्र से चलेगा तो सबसे पहले आएगा कहाँ पर, गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान पहुंचेगा, राजस्थान के बाद वो हरियाणा पहुंचेगा, और हरियाणा के जस्ट बाद वो चंडीगढ़ पहुंच जाएगा, चंडीगढ़। तो कौन सा स्टेट से नहीं गुजरना होगा, पंजाब से, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर, पंजाब से उसे नहीं गुजरना होगा। ओके, तो पंजाब करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पंजाब कहाँ पर होगा, पंजाब की लोकेशन कौन सी होगी, पंजाब यहाँ पर होगा, पंजाब। ओके, तो पंजाब से उसे नहीं गुजरना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आप में से कोई एक बच्चा भी कमेंट करेगा ना तो हर कमेंट हमारे लिए स्पेशल होगा, और आपके कमेंट पर आपको जो भी नीड है एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी जो भी आपको जरूरत है, जो भी आपको हेल्प चाहिए, मैं तैयार हूँ उसको करने के लिए, बस आपको एक कमेंट करना होगा। तो यहाँ पर देखो एक बालिका बता रही है, मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के, देखो पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। ये शहर देश के किस भाग में होना चाहिए, तो ऐसे घर बनते हैं मनाली, मनाली या हिमाचल प्रदेश में। ओके, तो देखते हैं ऑप्शन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 18/12/2021, देखो ये डेट दी हुई है, को 23:45, अगर इस टाइप से कोई टाइम दिया जाए आपको तो आप समझ लेना ये टाइम जो है ना रात का है, प्रस्थान करके 19/12/2021 को 7:45 बजे कानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। तो 23:45 से अगर हम टाइम निकाले 7:45 तक का, ये तो पीएम का टाइम है और ये एएम का टाइम है, तो टोटल हमारा कितना टाइम बैठता है यहाँ पर, अगर हम काउंट करें तो ये टाइम बैठेगा हमारा लगभग लगभग क्या पूरा 8 आवर्स का टाइम बैठ जाएगा हमारा, 8 आवर्स का। तो चलिए निकाल दीजिए अपने फॉर्मूले से। औसत चाल का फॉर्मूला क्या है हमारा, दूरी बटे समय। तो दूरी हमें कितनी गिवन है, 432 किलोमीटर, टाइम हमारा 8 आवर। तो इसको इससे काटिए तो कितना आ जाएगा ये आपका, यह आ जाएगा आपका 54 किलोमीटर पर आवर। पर हमें कहीं में निकालना है मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे मीटर प्रति सेकंड में है। तो मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए 54 को 5/18 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 18 3 जा 54 और 5 3 जा 15,
तो आपका आंसर आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, मतलब जीवन भर बढ़ते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते एवं काटते रहते हैं। तो ऐसे दो जानवर कौन से होंगे आपके? चूहा और गिलहरी। आपको सबको पता होगा ये, चूहा और गिलहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? तो कन्नौज है, कन्नौज उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का भाग है। इसको आप याद रखिए, इत्र के लिए प्रसिद्ध है ये, परफ्यूम वगैरह के लिए। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन मैं शॉर्ट्स में भी करा चुकी हूँ। मैं ना आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोर्स बनाती हूँ, ताकि अगर आपके पास टाइम कम है, आप देखना चाहते हैं, चलो हम कुछ कर रहे हैं ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं मोबाइल में, तो वहां से भी आप तैयार कर सकते हो। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी, ये आबू धाबी में है। तो मैं डेली काफ़ी सारे सोर्स अपलोड करती हूँ आपकी, तो सोर्स भी आप देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपलोड होते ही आपके पास आ जाए। सबसे अच्छा विकल्प है। भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है। देखो हमें एक शहर दिया है भोपाल, भोपाल कहाँ का शहर हमारा? मध्य प्रदेश का। बेंगलोर के ठीक उत्तर में है, देखो यहाँ पे है बेंगलोर, बेंगलोर, बेंगलोर के ठीक उत्तर में हमने भोपाल बना दिया। तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पर, गांधीनगर कहाँ पर है हमारा? गुजरात में। हमें दिया है भोपाल के ठीक पश्चिम में है, तो पश्चिम में इधर को चलेंगे हम। ये मैं समझा चुकी हूँ आपको क्यों चलना है, कैसे, द डायरेक्शन कौन सी होगी? गांधीनगर। ओके, गांधीनगर के सापेक्ष बंगलुरु की दिशा है ये वाली। अब मैंने आपको बताया था कि जिसके सापेक्ष हमें दिशा निकालनी है, तो वहां पर प्लस का एक सिंबल बना दीजिए। गांधीनगर के सापेक्ष निकालने तो गांधीनगर पर प्लस का सिंबल बना दीजिए। और अब देख लीजिए डायरेक्शन कौन सी आ रही है। तो यहाँ पर होगी ईस्ट हमारी, ये होगी हमारी वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो ये कौन सी डायरेक्शन आएगी आपकी? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट कौन सी होगी? साउथ मीन्स दक्षिण, ईस्ट में आने पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो देख लीजिए आप ये कौन से ऑप्शन में है दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रोंज, ब्रोंज के बारे में सही कथन चुनिए। ब्रोंज, ओके, ब्रोंज एक धातु है आपकी। यह टिन और जस्ता का मिश्र धातु है, यह एक यौगिक है, यह कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। तो ब्रोंज जो है आपका वो कॉपर और टिन का मिश्र धातु है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदानुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण को सही ढंग से प्रदान नहीं करता। ओके, हमें क्या देखना है? जो खाद्य वस्तु को नहीं करता। देखो नहीं का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, कई बार हम नहीं को नहीं पढ़ते और फिर डायरेक्ट ऐसे आंसर लगाने की कोशिश करते हैं। तो एप्पल जैम, सेब का मुरब्बा, मिल्क पनीर, दूध पनीर, मतलब जिसको हम संरक्षित नहीं कर सकते, ज़्यादा टाइम तक रख नहीं सकते। कच्चा आम, दाल पापड़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूध पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े बड़े तिकोने टेंट को रैबो कहते हैं? क्या कहते हैं? तिकोने टेंट को रैबो। और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। तो कौन सी जगह ऐसा कहा जाता है, हमें ये बताना है। तो एक आ जाता है आपका लेह और लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है। कितने यूनियन टेरिटरीज है हमारे यहाँ पर? वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरीज है। देखो कौन कौन से हैं। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के साथ ये राजधानी भी है पंजाब और हरियाणा की। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 1 2 3 4, दिल्ली 5, 5th नंबर पर हमारा कौन सा होगा? दमनदीप, दादर नागर हवेली। इनको मर्ज कर दिया गया था 26 जनवरी 2020 को, दादर नागर हवेली। ये हो जाएगा हमारा अंडमान एंड निकोबार। इनसे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, इनको याद कर लीजिए। ऐसे भी पूछ सकता है निम्न में से कौन सा यूटी नहीं है, निम्न में से कौन सा यूटी है? लक्षद्वीप, और एक हो गया आपका पुडुचेरी, पुडुचेरी। जो ऐसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सा एक यूटी है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है? पुडुचेरी। इसके है ना टोटल 4 जिले हैं जो 3 अलग अलग राज्यों में है। ये क्वेश्चन बन सकता है। सबसे बड़ा यूटी कौन सा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग? तो लद्दाख होगा। सबसे बड़ा यूटी जनसंख्या के अकॉर्डिंग दिल्ली होगा हमारा। ओके, सबसे छोटा यूटी कौन सा है? तो लक्षद्वीप होगा, जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी और एरिया के अकॉर्डिंग भी। ओके, तो काफी सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है, इनको अच्छी तरह देख लेना आप।
नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्य समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। देखो ये भारत का नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। इधर क्या है, इधर अरब सागर है, अरब सागर, अरेबियन सी, और इधर बंगाली खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेट है आप याद रखना, MGKK, और इधर आपके कौन से है, TAUW, ये है ना आपके। ये कौन सा होगा, कैसे होगा आपका केरल, इस वाले कैसे होगा आपका कर्नाटक, जी से होगा आपका गोवा, और इस M से होगा आपका महाराष्ट्र। तो क्या होगा, MGKK, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये अरब सागर की साइड है, अरब सागर की साइड हमें बताना है। तो कौन से होंगे आपके, अब देखिए केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल भी है, कर्नाटक भी है और महाराष्ट्र भी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बी देखते हैं कैसे नहीं होगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र तो है, महाराष्ट्र से ऊपर है गुजरात। तमिलनाडु नहीं है क्योंकि तमिलनाडु इधर बंगाल की खाड़ी की साइड होगा, ये होगा आपका तमिलनाडु। ये होगा आपका आंध्र प्रदेश, ये होगा आपका उड़ीसा, और ये होगा आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। ओके, तो ये क्या है, आंध्र प्रदेश, गुजरात। देखो ना, तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश इधरली साइड है, और तेलंगाना यहाँ पर है बीच में। ओके, तेलंगाना, गुजरात होगा। इसमें केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, देखो उड़ीसा नहीं होगा, उड़ीसा है ना बे ऑफ बंगाल की साइड है, ये हमने देखा है यहाँ पर उड़ीसा। ओके, तो चलिए मैं पक्का याद कर लीजिए, आपको बार बार कहती हूँ। अगर आपने अब तक याद नहीं किया, अगर याद कर लिया तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, सीरियस स्टूडेंट हो। छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का लोक नृत्य है। देखो छऊ नृत्य जो है वो झारखंड के लोगों का नृत्य है, झारखंड। कुछ कुछ उड़ीसा में भी लोग करते हैं इसको। केचुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। केचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं, पोली टाइप से मतलब खोखली सी टाइप, सॉफ्ट। या फिर केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाती है, ये नहीं होगा। केचुए का मल मृदा को उर्वर या उपजाऊ बनाते हैं, ये भी करेक्ट है। तो A, B और D। तो चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शन कौन से होंगे। A, B और D, ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गए आपके पेडागोजी के क्वेश्चन, देखो कितना अच्छा है, साथ साथ आपकी पेडागोजी और ईवीएस 30 नंबर टोटली तैयार हो रहे हैं आपके एक साथ। तो चलिए देखते हैं, मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे क्या है। मिक्स्ड लर्निंग जो मोड है उसमें ईवीएस पढ़ाने के क्या फायदे हैं। विद्यार्थी कहीं से भी ऑनलाइन कक्षा में शामिल हो सकते हैं, करेक्ट है। विद्यार्थी को शिक्षक एवं साथियों से आमने सामने बातचीत करने को मिलता है, ये भी सही है। विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ने रहने की आवश्यकता नहीं है, देखो नहीं, नेगेटिव हो गया, तो ये आपका नहीं होगा, डी। विद्यार्थी अपनी ऑनलाइन पढ़ाई से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधि से पूरा कर सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बी और डी। ए, बी और डी कौन से ऑप्शन में है ये, ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से शिक्षण की विशेषताएं हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो क्या क्या विशेषता है, विद्यार्थियों किसी भी समय कक्षा में शामिल हो सकते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है। देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो होता है उसमें है ना, शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ों का वीडियो दिखाती है, बच्चों को दिखाती है इन पेड़ों का वीडियो, और सभी पेड़ पौधे के आकार, पत्तों, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है की तरफ विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो सब एक्टिविटी करा रही है। ये पौधों के भागों की तरफ, पौधों और पेड़ों के बीच अंतर की तरफ, पेड़ पौधे के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता की तरफ, तो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सबसे सटीक, पेड़ पौधे के जो वर्ग है डिफरेंट डिफरेंट, उनके अंदर जो जो भिन्नता मौजूद है उनकी तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित कराना चाहती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता एक ईवीएस शिक्षिका
थीम कौन सा है? खाद्य। पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, सर्वेक्षण करने की कौशल क्षमता का आकलन। देखो संवेदनशील बनाना होगा, सर्वेक्षण करने की कौशल क्षमता का आकलन ऐसा कुछ नहीं होगा। समुदाय से प्रत्यक्ष रूप में जानकारी एकत्रित करने का अवसर प्रदान करना, ये भी करेक्ट होगा। समुदाय के साथ बातचीत के अवसर प्रदान करना, ये भी करेक्ट होगा। तो ACD ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर EVS के उद्देश्य कौन कौन से हैं? प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। देखो ये बिल्कुल करेक्ट है। विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, ये भी आपका करेक्ट होगा। पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवांत रूपों के आवास के रूप में समझ विकसित करना, ये नहीं होगा। EVS के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझना, ये भी नहीं होगा। छोटे बच्चे क्या शिक्षण शास्त्र समझेंगे, वो तो टीचर समझता है। तो आपका हो जाएगा A और B, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, A और B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक EVS शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। उनके संज्ञानात्मक मतलब बच्चों के उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करें। लिंग के आधार पर बालक बालिकाओं को अलग समूहीकरण करें, देखो बिल्कुल नेगेटिव है। लिंग के आधार पर डिवाइड करें, एक रूढ़िबद्धता को जन्म दे रहे हैं उनके माइंड में। सबको इक्वल है, पूरी कक्षा में जितने समूह बना सके बना ले, ये भी नहीं होगा। समूह के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता, समूह के बीच सहभागिता और प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर EVS की पाठ्यचर्या की प्रकृति है, तो ये कौन सी है? देखो समावेशी, प्रासंगिक और थीम आधारित, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। EVS की जो पद्धति प्रकृति है वो है समावेशी है, प्रासंगिक है और थीम आधारित है। थीम हम पढ़ते हैं, 6 थीम है मेन, मैं याद भी कराए हुए, और उनके उप थीम है भी मैंने याद कराए हुए आपको। कहानियों के माध्यम से EVS अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। कहानी, अगर हम कहानी सुना रहे तो कहानी सुनाते टाइम कौन कौन सी बातें ऐसी है जिसका ध्यान एक टीचर को रखना चाहिए। तो देखते हैं। कहानी की किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए, मतलब ऐसी कहानी नहीं सुनानी चाहिए बच्चों को जो उनके माइंड में मिसकंसेप्शन क्रिएट करे कि हाँ ऐसा भी होता है। मतलब अच्छी कहानी सुनानी चाहिए जो एक अच्छा सबक ले सके और अच्छी रियल लाइफ से जोड़कर हो। अवधारणा के बारे में गलतफहमी नहीं, जैसे मतलब क्या है EVS में कहानी दी हुई है आपकी कर्णम मलेश्वरी की, सुनीता विलियम्स की, तो इस टाइप की कहानी नहीं इस तरह से सुनानी चाहिए। ऐसे नहीं सुनानी चाहिए आसमान में कोई भी जा सकता है, जब सुनीता विलियम्स आसमान में गई थी सबने देखा था, मतलब इस टाइप की जो बात रियल है वही बतानी चाहिए बच्चों को। कहानी को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूह से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए। देखो है तो इसमें नहीं, पर ये ऑप्शन सही है। कहानी को लिंग, जाति वगैरह से दूर रखना चाहिए, ऐसे विचार बच्चों के दिमाग में नहीं डालने चाहिए कि पर्टिकुलर ये व्यक्ति ये काम कर सकता है, इस टाइप की चीजें। कहानी मजेदार में मनोरंजक होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहानी, क्योंकि मनोरंजन तो बच्चे कहीं से भी कर सकते हैं। हमें क्या है, बच्चे को सिखाना है, अवेयर कराना है। स्टोरी शुड, कहानियां ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थियों से जुड़ाव महसूस करे, ये भी करेक्ट हो जाएगा आपका। तो A, B और D, A, B और D, क्योंकि अटैच होंगे तभी तो कहानी को फील कर पाएंगे, कहानी को वास्तविकता में जी पाएंगे, जुड़ पाएंगे, उससे समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24। एक EVS शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्र कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किन को करने को कहेगी? ऑप्शन नंबर ए मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना, ये करेक्ट होगा आपका। मानकीकृत मानचित्र बनाना, अनस्केल्ड, मानकीकृत होता है अनस्केल्ड, बच्चे अनस्केल्ड बना देंगे, अच्छी बात है। अपने बताए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना, ये भी करेक्ट होगा। मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना, ये भी करेक्ट होगा। तो इसके चारों ही करेक्ट हो जाएंगे, A, B और C, D, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। एक EVS शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांव के लोग स्थायी रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीद कर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल है, तो ये कौन सा होगा ये बताना है हमें यहाँ पर। सीखने का प्रतिफल है, ये होगा आपका अवलोकन और रिकॉर्डिंग, विश्लेषण,
प्रयोग करना या तुलना करना और विश्लेषण, तो आपका डी हो जाएगा, तुलना करना और विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाए। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है? जल से संबंधित वृत्तचित्र और फिल्में, एक नाले पानी की निकासी का भ्रमण करना, पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत, प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? पाठ्य पुस्तकें, बच्चों का वातावरण, भाषाई दक्षता, रोल प्ले या भूमिका निर्वाह। तो सबसे अभिन्न घटक होगा हमारा बच्चों का वातावरण, चिल्ड्रंस एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 28, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। देखो ये बिल्कुल करेक्ट है, नहीं होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक में। पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और पतली होनी चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए। हमें एक टीचर के रूप में सोचना क्या इंपॉर्टेंट होगा। देखो ये रेट वगैरह मानक भाषा ये नहीं होगा, पर डी जरूर होगा, सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़नी है वे। तो ए और डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग, जेंडर, रूढ़िवादिता पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा? देखो क्या पढ़ना है, लिंग, जेंडर, रूढ़िवादिता, सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण, अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियां, सफल महिलाओं की कहानियां, महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण। देखो इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण, कि बच्चे घर पर जाए और वहां देखे कि कौन सा कार्य है, कौन सा सदस्य कर रहा है, कौन सा मेल कौन सा कार्य करे और फीमेल कौन सा कार्य करे। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा कि बच्चे को अगर हम जेंडर रूढ़िवादिता पढ़ाए, उसके लिए ये वाला सबसे अच्छा संसाधन होगा कि क्या होती है जेंडर रूढ़िवादिता। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के लिए रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? दक्षता का विवरण देने के लिए सबसे उपयुक्त होगी उसको रेटिंग स्केल, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो आज का पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस करेंगे, जल्दी हम और सब्जेक्ट की भी स्टार्ट करने वाले हैं वाली सीरीज। तो आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी इच्छा है अगर आपको लगता हो। ओके, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। देखो हम तो आपके लिए कॉन्टिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, तो शुरुआत है। आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमें। ओके, टेक केयर।